हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का एमबीडी रॉकेट मॉडल टेस्ट पर सॉल्व करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पर 1 को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट पर 1 को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मॉडल टेस्ट पर 1 की वीडियो हम पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे। इट मीन्स सबसे पहले पार्ट नंबर ए, फिर पार्ट नंबर बी, फिर सी, उसके बाद डी। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस बार का जो हमारा पेपर है कुल मिलाकर 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें हमें 3 घंटे लिखने को दिए जाएंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स आज हम इस वीडियो में 32 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर ए का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है व्हाट विल बी दी अननोन नंबर इन दी प्राइम फैक्टर। और हमें ये देखिए एक प्राइम फैक्टर दिया हुआ है 36, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और 9, यहाँ पर 3 और 3। चलिए इसे सॉल्व कैसे करना है। आई होप ये आंसर आपको तो आता ही होगा, पर हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36 का एलसीएम करेंगे। 36 का एलसीएम जब करेंगे तो कुल मिलाकर ऐसे आप एलसीएम करते हैं, फिर 3 का कर लेंगे ऐसे। तो हमें नॉर्मली क्या करना है कि इस डिजिट में क्या आएगा वो बताना है। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 18। तो फाइनली यहाँ पर कितना आएगा 18। तो हम क्या लिखेंगे, 18 इज द राइट आंसर। देखते हैं ये 18 कहाँ देखने को मिलता है। देखिए जो हमारी ऑप्शन है उसमें 18 कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये रहा डी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, डी इज द राइट आंसर, तो हम लिख देंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इफ पी एक्स इक्वल्स टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द रिलेशन ऑफ माइनस बी बाई ए विद द जीरो ऑफ पी एक्स। हमें कहा गया है कोई इक्वेशन दी गई है, ये जैसे हमारी इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी दे रखा हमें कहा गया रिलेशन ऑफ माइनस बी बाई ए पता करना है। ऑफ दिस क्या होता है, ये हमारा सम ऑफ जीरो होता है। माइनस बी बाई ए क्या होता है, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो रिलेशन बना रहा है, देखते हैं ये कहाँ दे रखा है। देखिए तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सम ऑफ जीरो। माइनस बी बाई ए हमारा सम ऑफ जीरो था। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको आता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द गिवन ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। इसमें बताना है कि पी एक्स के जीरो कितने हैं। ये तो आपको भी आता होगा, बिल्कुल सही है जी। देखिए याद रखिएगा, अगर हमें बोला गया है पी एक्स के जीरो फाइंड आउट करने की, तो इट मीन्स हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो एक्स को कितने टाइम टच कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कितने टाइम टच हो रहा है, 1 टाइम। तो पी एक्स इट मीन्स एक्स को जो हमारी लाइन गई है या फिर जो हमारी कर्व गई है वो कितनी बार टच कर रही है। तो एक बार टच कर रही है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 1। आई होप ये भी आपको आता ही होगा, तो 1 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा हुआ है, देखिए हमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। हमें कहा गया है इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो होगा जो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें जो इक्वेशन दे रखी है हमने यहाँ नोट कर रखी है, फोर एक्स प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और 2x प्लस 2y प्लस 2 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशन दे रखी है वो हमने यहाँ नोट डाउन कर दी। अब हमें क्या बोला है, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ओके फ्रेंड्स, तो a1 a2 क्या है, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा b2 है। इसी अकॉर्डिंग ये हमारा c1 है, ये हमारा c2 है। चलिए a1 की वैल्यू कितनी है, तो हमने लिखा 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू p और b2 की वैल्यू 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम लिखेंगे 4 इंटू 2, और 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे p इंटू में 2 या फिर मल्टीप्लाई में 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, क्या बचेगा आपके पास
4 इक्वल्स टू में 4 डज नॉट इक्वल्स टू में p, ये डज नॉट इक्वल्स टू का सिंबल चलता रहेगा, तो हमारी p की वैल्यू क्या आएगी, डज नॉट इक्वल्स टू 4। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली देखिए ऑप्शन कहाँ देखने मिलता है, ये रहा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, इफ 3 और k 3 एंड k इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k, तो हमारी k की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको भी अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे, तो कंडीशन हम इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए हमें पॉइंट क्या दे रखा है, 3 और k हमारा पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दे रखा है इसमें जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी x हो जाएगा, ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप 3 भरेंगे, जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर आप k भरेंगे। तो हमने यहाँ भर लिया 3 भर लिया और y की जगह पे k फिल कर लिया, बाकी स्टेटमेंट को वैसे ही वैसे रखा। चलिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 6, k वैसे का वैसे रखा, और ये जो -10 है वो हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे जिससे कि ये प्लस का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी भी मैथ की टर्म है एक तरफ ले जाएंगे, मतलब 6 को हम इस साइड ले जाएंगे जिससे 6 माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे k इक्वल्स टू में 10 माइनस 6, रिजल्टेंट कितना आएगा k इक्वल्स टू में 4। फाइनली k इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए सी इज आर राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। सबसे पहले देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम सी वाली को सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। कैसे, चलिए मैं सॉल्व दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या किया, लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू में 2। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, हम इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस बाय मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे और इस तरह क्रॉस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, 1 को x से करो कितना आएगा, x आ जाएगा। ये हमने 1 अपनी मर्जी से लगा लिया ताकि हम क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर सकें और आपको क्लियर हो सके। 1 को x से किया, x को x स्क्वायर से करेंगे कितना आएगा, x का क्यूब, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 1, बीच में क्या था माइनस, तो हमने माइनस से अप्लाई कर लिया। 2x वैसे का वैसे रखेंगे, बस इसके नीचे 1 लगाकर हम यहाँ पर कंप्लीट लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रैक्शन को हम कंप्लीट करके लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास इक्वल्स टू होता है तो हम इस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, और जब प्लस या माइनस हो तो हम नीचे की भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, x का क्यूब माइनस का 1 वैसे क्या आएगा x, और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये वाले टर्म सब एक तरफ ले आइए, इक्वल्स टू में 0 रखिए, तो हमने इक्वल टू में 0 रख लिया, इसको पहले उतार लिया x का क्यूब, फिर स्क्वायर वाले टर्म इधर ले आए, यहाँ प्लस से यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और ये -1 वैसे का वैसे ही ले दिया। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, हाईएस्ट पावर हमारी 3 बन रही है। कितनी बन रही है, हाईएस्ट पावर 3 बन रही है। इट मीन्स ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, हमें क्या चाहिए थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारी वो इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉलो नहीं हो रही है। तो फाइनली सी इज़ अ राइट आंसर, हम सी को टिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैंने यहाँ बॉक्स बना दिया, आपने टिक कर लेना है और आंसर भी लिखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा हुआ है, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये एपी सीरीज दे रखी है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम। एपी सीरीज क्या दे रखा है, हमें कहा गया है 2, 4, 6 और 8 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस है, ये तो कोई भी निकाल लेगा। 4 में से 2 माइनस करो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करो 2 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2। तो फाइनली देखते हैं 2 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए 2 ये रहा, ए हमारा दिया हुआ है 2, मतलब ए इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा है इनमें से चारों में से कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाइज करता है। चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए हमने कंडीशन लिख रखी है, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देन वाई कोऑर्डिनेट इज 0। ओके फ्रेंड्स, इस बात का खास ध्यान रखना है, अगर हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करे उस केस में
वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 लिखा हुआ है, तो देखिए ऐसा लिखेंगे, ये रहा बी आंसर। ओके फ्रेंड्स, यही वो टर्म है जिसमें वाई की वैल्यू 0 है। कैसे, हम ये भी क्लियर करते हैं। देखिए ऐसा लिखा हुआ है, तो पहली टर्म हमारी होती है एक्स और दूसरी टर्म होती है हमारी वाई, तो वाई 0 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही है जी। चलिए आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू डैश। तो देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो वो क्या होता है 1 होता है। कैसे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप इसको रीड करिएगा, इसी अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले को बना लीजिएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में सेकंड स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए अगर हम 10 को उधर शिफ्ट कर दें जिससे कि बन जाएगा 1 इक्वल्स टू में सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब थीटा को ए से रिप्लेस कर लीजिए, कितना आएगा सेकंड स्क्वायर थीटा सेकंड ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर क्या आएगा 1। तो देखते हैं 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये रहा 1, ए इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस ए इन गिवन ट्राइंगल ए बी सी। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, चलिए इसको मैं अपनी फिगर पे कॉपी पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए कुछ इस अकॉर्डिंग ये फिगर दे रखी है। ए हमें यहाँ कहा हुआ है, बी हमें यहाँ कहा हुआ है और सी हमें यहाँ कहा हुआ है, देखिए इस फिगर में। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर 24 दिया हुआ है, इट मीन्स ये हमारा 24 है, और यहाँ पर 7 दिया गया है, इट मीन्स ये हमारा 7 है। हाइपोटेनस क्या आएगा, सबसे पहले हम वो पता करते हैं, तो आप पाइथागोरस लगाएंगे, उसमें क्या आएगा, ये हाइपोटेनस हमारा 25 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें कॉस ए निकालना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए होता क्या है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। फिर ये क्या है, साइन सोना चांदी तोले कम से कम। अब हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस कहाँ है, ये देखिए ये होता है कॉस, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस। तो कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने यहाँ लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आती है बारी कि हमें एंगल कौन सा चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कॉस ए, तो ए चाहिए, ए ये रहा, एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, नीचे वाला बन जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो अब बताइए बेस कहाँ है, तो बेस हमारा 24 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 24, और हाइपोटेनियस क्या है 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 25। फाइनली क्या आंसर आएगा 24/25। देखते हैं ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है, तो ये रहा आंसर, ए इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आपने जल्दी जल्दी पेपर में सॉल्व ऐसा ही करना है। ओके फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आंसर को इस अकॉर्डिंग आप शो कर दिखाएं, आप जस्ट अपने अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं और जस्ट आंसर भी टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है व्हाट विल बी दी फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर चाहिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, क्या होता है 4πr²। स्फेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर क्या होती है गेंद, गेंद कैसे बनती है 3D में अगर बनाए तो कुछ ऐसे तरह की गेंद बनती है। ओके फ्रेंड्स, इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है अ पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमें कहा गया एक पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पी टू द सर्कल। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल का सेंटर ड्रॉ कर लिया, सेंटर से बाहर कोई पॉइंट है जो P है, उसका डिस्टेंस हमें 25 कहा गया था, सेंटर से कोई P पॉइंट का। देखिए यहाँ बोला हुआ है अ पॉइंट P इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके फ्रेंड्स, सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है कोई पॉइंट, वहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ऐसे, और सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 7, तो ये हमें 7 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, तो फाइनली ये कितना आएगा 24। आई होप इसमें आप पाइथागोरस लगा देंगे। अब हमें कहा गया है कि टेंजेंट की लेंथ कितनी है, तो देखिए ये रहा टेंजेंट की लेंथ कितनी आएगी 24, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट 24।
अब देखते हैं 24 कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये रहा बी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, बी इज अ राइट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे कहा गया है लेट ए बी सी इज अ सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, देन देयर एरिया रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड 121 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इफ एफ ई एफ इज 15.4 सेंटीमीटर, देन बी सी क्या आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बी सी कैसे निकालना है आइए सो करते हैं। हम अपनी आंसर शीट पे आएंगे, तो आंसर शीट पे सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जिसमें हम यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, उसी अकॉर्डिंग डी, फिर ई और एफ। क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ही कंडीशन दे दिया ए बी सिमिलर ट्राइंगल है डी ई एफ। तो जब हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल की एक थ्योरम है, उसमें क्या कहा जाता है, हमें कहा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या होता है, इन साइडों का स्क्वायर होता है। ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसी अकॉर्डिंग बी सी और ई एफ का भी होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, ए सी और डी एफ का भी स्क्वायर लगा देंगे। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डिजिट आ जाए या कोई भी साइड पता करने को आ जाए तो आप इसी अकॉर्डिंग पता कर दीजिएगा। कैसे, देखिए हमें क्या बोला हुआ है, बी सी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बी सी कहाँ दे रखा है, तो ये रहा बी सी, इट मीन्स हम इनका यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर कितना है 64, तो हमने यहाँ 64 लिख दिया, और डी ई एफ का कितना है वो 121 है। तो बी सी को हमने दिया नहीं हुआ है, और यहाँ पर हमने ये वाली कंसीडर कर लिया ई एफ का होल स्क्वायर, ये दोनों लिख लिया। अब देखिए यहाँ से जो स्क्वायर है इधर चल जाएगा तो रूट बन जाएगा 64 का रूट अपॉन में 121 का रूट, इक्वल्स टू में क्या बनेगा, देखिए रहा बी सी वैसे का वैसा ही लिखा, और ई एफ की वैल्यू कितनी है 15.4, तो हमने यहाँ लिखा इसको 54 लिख के 154 लिख के पॉइंट ऊपर लगाकर, पॉइंट को हटाकर हमने 10 लगा लिया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने पॉइंट को हटाकर 10 कैसे लगाया है। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 64 का हम रूट कर लेंगे और 121 का रूट कर लेंगे, कितना आएगा 8, और नीचे क्या आएगा 11। बाकी टर्म को हमने वैसा ही लिखा है। उसके बाद देखिए जरा यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो 8/11 वैसे का वैसा रख लेंगे, 154 नीचे है तो यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 यहाँ पर नीचे है, सॉरी ऊपर है तो यहाँ पर 10 नीचे आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 10/154 है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 154/10। अब कट करेंगे 11 के टेबल से, तो कट कितनी बार कट होगा 14 टाइम कट होगा। ओके फ्रेंड्स, 14 1 द 14, और यहाँ पर 4 आके, सॉरी 11 1 द 11, 11 4 द 44, कट के कितना आएगा 14। अब हम 8 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 112, और अपॉन में क्या था 10। अभी पॉइंट को फिर से पास कर देंगे ऊपर, तो क्या आएगा 11.2। फाइनली यही हमारा आंसर है जो कि हमसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं 11.2 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए ये रहा ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, 11.2। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में से कहा गया है हमें, द विकेट टेकन बाय द बैट्समैन, सॉरी यहाँ बॉलर होना चाहिए था पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, अ विकेट टेकन बाय द बॉलर इन द 10 मैच आर द गिवन। देखिए हमें क्या बोला हुआ है, 2 कहा गया है, 4 0 5 2 3 2 6 2 और 3। हमें कहा गया एक बॉलर है, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं। हमें कहा गया एक बॉलर है जो हर मैच में विकेट ले रहा है। पहले मैच में उसने 2 विकेट लिए, फिर 4 विकेट लिए अगले मैच में, फिर 0 कोई विकेट नहीं मिला, फिर नेक्स्ट मैच में 5 विकेट। इसी अकॉर्डिंग बाकी विकेटों को दिखाया गया है कि वो हर मैच में विकेट ले रहा है। तो बोला गया है देन दी मॉड ऑफ द डाटा, मॉड ऑफ द डाटा हमें पता करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मॉड ऑफ द डाटा होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए करते हैं क्लियर इसको भी। मॉड ऑफ द डाटा क्या होता है, देखिए अगर हमें फाइंड करने को बोला गया मॉड, तो कैसे फाइंड करते हैं, मॉड इज द हाईएस्ट ऑकरिंग टर्म। क्या होता है, मॉड फाइंड आउट का सबसे बढ़िया तरीका है कि हाईएस्ट ऑकरिंग टर्म, मतलब जो
टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही हमारा मॉड होता है। तो देखिए ये जो नंबर दिया था हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। हमारे इसमें जो ये एक नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो है 2। देखिए 1 टाइम ये रिपीट हुआ, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, ये 4 टाइम। नंबर ऑफ 4 टाइम हमारा 2 रिपीट हुआ है, तो मॉड इज़ अ 2। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 2 कहाँ लिखा हुआ है, तो बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, मॉड इज़ अ हाइएस्ट ऑकरिंग टर्म। ऑकरिंग मतलब आना, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारी मॉड कहलाती है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो होनी ही है। तो याद रखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन इवेंट इक्वल्स टू में 1 होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, ये भी आपको पता ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज अ राइट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, इफ द पैरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। हमें कहा गया है किसी भी इक्वेशन में कोई सर्कल है जिसका हमें पैरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल दिया गया है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज डैश। हमें कहा गया है तो उसका एरिया क्या आएगा, सॉरी उसका रेडियस क्या आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसके लिए हम अपनी आंसर शीट पे आएंगे। तो आंसर शीट पे हम लिखेंगे सबसे पहले पैरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। पैरीमीटर को ही हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, पैरीमीटर ही हमारा सर्कमफ्रेंस होता है और एरिया बोला गया दोनों को इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो हमने क्या किया, दोनों के फॉर्मूले को इक्वल्स टू में लिख लिया है। पैरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, खोल दें, तो क्या लिखेंगे, पाई और r की पावर 2 है तो हमने 2 बार r लिख लिया। यहाँ पर साइड टर्म को वैसा लिखा। अब देखिए हम कट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा r। तो हम क्या लिखेंगे 2 इक्वल्स टू में r या फिर r इक्वल्स टू में 2। तो फाइनली अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में पैरीमीटर और जो एरिया है दोनों का रिजल्टेंट इक्वल में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली क्या आएगा हमारा आंसर 2। तो 2 देते हैं, कहाँ लिखा हुआ है 2 यूनिट लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इट मीन्स ट्रू फॉल्स की बारी है, क्योंकि हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन को हमने कर लिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रू फॉल्स स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया है कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 इज द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। हमें कहा गया है अगर हमारे पास कोई ग्राफ ड्रॉ हो रहा है जिसमें x की वैल्यू 2 है तो क्या वो x के पैरेलल ही बनेगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको अपनी शीट पर शो करते हैं। देखिए अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 दी गई है तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x होता है, ये हमारा -x होता है, ये हमारा y और ये हमारा -y। अब बताइए x की वैल्यू 2 कहाँ दिख रही है आपको, तो यहाँ पर 1 2, तो ये हमारी 2 है। इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें 2 कहा गया है तो 2 बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अब देखिए किसके पैरेलल दिख रहा है आपको, ये y के पैरेलल दिख रहा है। तो इट मीन्स जो हमें कंडीशन दी गई है वो एक गलत कंडीशन दी गई है। इट मीन्स इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, फॉल्स को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ टिक करता हूँ फॉल्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0 r इक्वल देन d इक्वल्स टू 0। हमें कहा गया है कि कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है। उसमें कहा गया अगर हमारे पास रूट्स इक्वल बन रहे हैं तो क्या वो d इक्वल्स टू 0 होता है, तब होते हैं। तो बिल्कुल सही है जी, जब हमारा d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा 0 होता है देन रूट्स आर इक्वल, तब हमारे रूट्स आर इक्वल बनते हैं। तो इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है। आंसर में आप लिखेंगे ट्रू। ओके फ्रेंड्स, ट्रू को आप टिक कर लेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या क्या हुआ है, हमें कहा गया इफ द nth टर्म ऑफ ए पी इज ए एन इक्वल्स टू में 3 + 4n देन दी 10th टर्म विल बी 43। हमें कहा गया है कोई ए एन टर्म दे रखी है, ए एन टर्म दे रखी है 3 + 4n, तो क्या उस केस के लिए अगर हम A10 की वैल्यू निकालें, मतलब A10 इक्वल्स टू में 43 आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, n हमारा 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां आपको इस इक्वेशन में n दिख रहा है वहां पर 10 फिल कर लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, जिससे हम पढ़ेंगे A10, 3 वैसे के वैसे ही, प्लस वैसे के वैसे ही, 4 भी वैसे ही, यहाँ पर n की वैल्यू हम 10 भरेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 40, 40 में 3 ऐड कीजिए 43, तो फाइनली A10 हमारा 43 आ जाएगा। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए ट्रू को टिक कर लेते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 and 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज 6 यूनिट। हमें कहा गया है कि हमारे पास कोई पॉइंट P दिया हुआ है और कोई ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है 0 0, तो उसका अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या वो 6 यूनिट आएगा या नहीं आएगा, हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ OP लगाएंगे, O और P का डिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x - x1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ 3 भर लेंगे, प्लस लगाएंगे 0 लिखेंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा 9। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 4 आएगा, -4 आएगा, और -4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 25, और 25 का रूट करिए कितना आएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -5, और हमें क्या कहा हुआ है हमारा आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और हमें क्या कहा था 6 आएगा जी। 5 यूनिट हमारा आंसर आया है। इसका डिस्टेंस जो है A और P का डिस्टेंस 5 आ रहा है, और उन्होंने कहा था कि 6 आना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट काउंट हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर फॉल्स लिख देंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है साइन A इक्वल्स टू में 3/2 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। हमें कहा गया है क्या हमारे पास साइन 3/4 किसी एंगल A के लिए रिजल्टन आता है या नहीं। मतलब कहने का, अगर मैं A की जगह पे कोई थीटा भरूं, थीटा जैसे मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90 या 45 डिग्री, या इससे भी आगे जाऊं, तो क्या मेरा कहीं पर आंसर 3/2 आता है। तो जो भी आपने टेबल पढ़ा हुआ है उसमें कहीं पर भी हमारा 3/2 नहीं आता है। इट मीन्स ये एक गलत स्टेटमेंट काउंट हो रही है, इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, गलत स्टेटमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर इज फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, अगर यही हमारे पास बोला था √3/2 तो ये वैल्यू होती है, पर 3/2 कहीं पर भी ये वैल्यू नहीं आती है साइन के केस में। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है इफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें कहा गया है कि एक हम कोन बना रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोन है। कोन कैसे बनता है, ये रहा कोन ऐसे। ओके फ्रेंड्स, कोन का जो हाइट है, ये जो कोन की हाइट है, ये हमारी कोन की हाइट होती है, और रेडियस वो दोनों इक्वल है जी। इधर अगर हम सिलेंडर बना रहे हैं तो कोई एक सिलेंडर बना लेते हैं इधर, तो दोनों की हाइट और दोनों का रेडियस इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, जितनी हाइट यहाँ है उतनी ही हाइट यहाँ पर भी है, जितना रेडियस यहाँ है उतना रेडियस यहाँ पर भी है। फिर क्या कहा हुआ है, देन दी रेशो ऑफ दीज वॉल्यूम विल बी 1:3। तो क्या इसका रेशो हमारा 1:3 आएगा या नहीं। तो सबसे पहले देखिए जरा, हमें क्या कहा हुआ है, कोन कहा हुआ है, उसके बाद सिलेंडर कहा हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर सॉरी रेशो लगा देंगे हम। वॉल्यूम ऑफ कोन कहता है 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहता है πr²h। अब यहाँ से जो 3 दिख रहा है आपको, इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे कि एक लाइन में ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे,
पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू में 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ से अगर आप पाई और आर का स्क्वायर और एच कट कर लेंगे यहाँ से भी, तो आपके पास इक्वल्स टू में 3 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 1 कंसिडर कर लेंगे, तो क्या रेशो आएगी 1:3। तो बिल्कुल जी, उन्होंने कहा था कि इनकी रेशो 1:3 आ रही है, तो देखिए हमारा आंसर भी 1:3 आ गया है। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, ट्रू को टिक करेंगे। आई होप ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इफ प्रोबेबिलिटी ई नॉट शो ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ओके फ्रेंड्स, इसको नॉट ई पढ़ते हैं, ये ई के ऊपर बार लिखा हुआ है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी नॉट लिखा हुआ है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू में 1। हमें कहा गया है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, इक्वल्स टू में 1 होता है, तो बिल्कुल सही है, ये प्रोबेबिलिटी की एक कंडीशन दी होती है, ये प्रोबेबिलिटी की एक कंडीशन होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू में कहता है 1, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके फ्रेंड, ट्रू को टिक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है 3 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी अप सर्कल, सॉरी 3 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। हमें कहा गया है क्या हम किसी सर्कल के अंदर से या सर्कल के अंदर में 3 पॉइंट हैं और उसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या हम सर्कल के अंदर 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे या कैसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के बाहरले पॉइंट से टच करता है ऐसे। ओके फ्रेंड्स, तो हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट। और यहाँ देखिए क्या बोला हुआ है 3 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, क्या वहाँ से 3 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है जी, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd क्वेश्चन है जिसमें हमसे फिलअप्स पूछे गए हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिलअप में हमें क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। हमें कहा गया है सबसे पहले व्हेन द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन इंटरसेक्ट। हमें कहा गया अगर हमारी 2 इक्वेशन है जो इंटरसेक्ट कर रही है देन द पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी डैश। देखिए इस बार हमारे फिलअप्स में आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। तो हमें क्या कहा हुआ है कि 2 इक्वेशन है, मानते हैं ये 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन की 2 लाइन बनेगी और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे, कोइंसिडेंट कहेंगे या नन ऑफ दीज कहेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंट का केस क्लियर करते हैं। कंसिस्टेंट किस में होता है, ओके फ्रेंड्स, कोइंसिडेंट किस में होता है, कंसिस्टेंट सॉरी। कंसिस्टेंट में क्या होता है, हमारे पास 2 लाइन एक पॉइंट पे कटती है तो कंसिस्टेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्ट होती हैं तो उनको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और एक केस और है कंसिस्टेंट का, अगर हमारे पास 2 लाइंस आर लाइज ऑन दी सेम लाइन, अगर एक लाइन के ऊपर हमारे पास एक लाइन और आ रही है तो उसको भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, अगर हम किसी इक्वेशन को कट कर रहे हैं तो यहाँ से एक पॉइंट निकाला जा सकता है, एक पॉइंट निकल गया इट मीन्स उसका एक सोल्यूशन निकल गया। उसी अकॉर्डिंग अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो उसके हम बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जिस इक्वेशन का सोल्यूशन निकल जाएगा वो हमारा कंसिस्टेंट काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बारी आती है इनकंसिस्टेंट की। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट हमारा होता है जब हमारे पास 2 लाइन पैरेलल बनती है, इट मीन्स हमारे पास कोई भी सोल्यूशन उसका नहीं मिलता है तो हम उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको हूबहू ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको नोट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारे पास क्या बोला हुआ है, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन दी पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो ए इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा हुआ है, ऑल सर्कल आर डैश। हमारे पास बोला गया ऑल सर्कल आर डैश। अगर हम एक सर्कल बना रहे हैं और एक बड़ा सर्कल बना दिया तो दोनों सर्कल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या होंगे, सिमिलर। हमें कहा गया कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, इक्वल एंड नन ऑफ दिस, क्या बोलेंगे हम, सिमिलर कहेंगे। आई होप ये भी आंसर आपको आता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है
इफ P is a midpoint of the line segment AB and AP ratio BP, ओके फ्रेंड्स, विल बी डैश। हमें कहा गया अगर हमारे पास कोई एक लाइन ड्रॉ हो रही है, जैसे कि यहाँ ग्राफ में भी दिखाया गया है, ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। अगर हमारे पास पी मिड पॉइंट है तो क्या ए पी और पी बी की रेशो या ए पी या बी पी की रेशो क्या होगी। तो याद रखिए जब हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस समान मिलेगा तो रेशो भी इक्वल ही होगी। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या मिलता है, 1:1, 2:1, 1:2, 1:3। तो इक्वल कहाँ है, तो ये रहा, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, 1:1। ओके फ्रेंड्स, रेशो उनकी इक्वल होगी, तो ए हमारा आंसर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, 1। आई होप ये तो आपको आता ही होगा। चलिए तो अब 1 को हम टिक करेंगे, बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या क्या हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ एंगल पी। हमें कहा गया है एरिया ऑफ सेक्टर बोला हुआ है, वो फाइंड करना है जिसका एंगल हमें पी कहा हुआ है, पी डिग्री। देखिए यहाँ बोला हुआ है स्पेशली पी डिग्री। और हमें कहा गया है ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस आर, और हमें सर्कल का रेडियस आर कहा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट पे आएंगे और इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ना, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास P और रेडियस ऑफ सेक्टर क्या है R। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, θ/360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, तो P, एंगल हमारा थीटा होता है तो हम P लिख लेंगे, 360 लगाएंगे, पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और आर की वैल्यू हमें बोला हुआ है इट्स अ कैपिटल आर। देखिए जरा, कैपिटल आर बोला हुआ है तो हम यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अपने आंसर में भी यहाँ पर कैपिटल आर फिल कर लेंगे। तो देखिए जरा, ये आंसर हमारा आया है। देखिए ऑप्शन में कहाँ देखने को मिलता है, ओके फ्रेंड्स, थीटा बाय, पहले तो देखिए पाई आर स्क्वायर है, तो देखिए इसमें आर का स्क्वायर नहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है, तो ये आंसर गलत हो गए। इसमें देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ये रहा आंसर, तो डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इन अ फिगर द टॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। हमें कहा गया टॉय है, ये किस कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए जरा, इसमें हम ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे। जब हमने फिगर ड्रॉ की तो सबसे पहले हम कोन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखिए नीचे क्या देखा है, ये हेमिस्फेयर बोलते हैं इसको, तो हेमिस्फेयर नीचे ड्रॉ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारे पास दो ही बन रहे हैं बस, एक कोन और हेमिस्फेयर। देखिए कोन और हेमिस्फेयर कहाँ लिखा हुआ है, ये हो सकता है कि हेमिस्फेयर पहले लिखा हो, सबसे पहले लिखा हुआ सिलेंडर और स्फेयर। सिलेंडर तो बन नहीं रहा है, रॉन्ग आंसर। कोन एंड हेमिस्फेयर यही बन रहा है, सिलेंडर और हेमिस्फेयर बिल्कुल नहीं, कोन और स्फेयर बिल्कुल नहीं। स्फेयर क्या होता है, गोला, और हेमिस्फेयर क्या होता है, आधा गोला, इट मीन्स आधी बॉल। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर क्या आएगा, कोन एंड हेमिस्फेयर। आई होप ये भी आंसर आपको आता ही होगा। चलिए बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा हुआ है, फ्रॉम अ फॉलोइंग डैश इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन सा है जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए काउंट नहीं करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारी इसके लिए काउंट नहीं होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं काउंट होती है। ये हमें पता कैसे लगा, सबसे पहले क्लियर करें, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 14 में हमने मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, मॉड पढ़ा है, बट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारा है जो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए काउंट नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो डी इज अ राइट आंसर। ऐसे भी आप अपना अनुमान लगा सकते हैं क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कहा गया है अ कॉइन इज टॉस वंस, एक कॉइन को एक बार उछाला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो याद रखिए अगर एक कॉइन उछाला जाएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आधी आधी। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 1/2, इट मीन्स बी इज अ राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमने पार्ट ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और याद रखिए हमने 10th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत सारे सैम्पल को सॉल्व करके दिखाया गया है। जैसा कि पोल स्टार वाले क्वेश्चन, पोल स्टार का एक सैम्पल पर था, उसके सारे सैम्पल को हमने सॉल्व किया हुआ है। अब हम रॉकेट मॉडल टेस्ट पर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी सैम्पल पर हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे और आपको इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे हमारे वीडियो पे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, या फिर चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा कि आपके काम की कौन कौन सी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रखी हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।